हाय बच्चों, आप सभी के लिए मैं मानव भूगोल का एक चैप्टर है आयु, लिंग, स्वरूप या संरचना। आइए चलते हैं, इसकी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, जानते हैं। बोला है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके। जैसे जनसंख्या का माप हम लोग किस आधार पर करते हैं, तो एज के हिसाब से करते हैं। उसका लिंग यानी मेल और फीमेल चाइल्ड के हिसाब से करते हैं। फिर क्या है, साक्षरता यानी लिटरेसी रेट के हिसाब से किया जाता है। गांव में कितने निवास करते हैं, नगर में कितने निवास करते हैं, इसके अनुपात तथा वास्तविक संरचना आदि, ये क्या है, जनसंख्या का संगठन है। यहाँ पर बोलता है कि जिनकी माप 10 वर्षीय जनगणनाओं में की जाती है। अच्छा, आपको पता है कि जो 10 वर्ष की जनगणना होती है या सेंसस होता है, कौन करता है? तो सेंसस जो है पहले कौन करता था, तो NSSO एक संगठन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया था। अच्छा, इसका एक और सहयोगी संस्था है जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुआ था। 2 मई 1951 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है और ये क्या करता है, इसको पब्लिश करता है। आज के डेट में मोदी जो है 23 मई 2019 को दोनों को मर्ज करके NSO, कौन सी संस्था बनाया है, NSO, कब, 23 मई 2019 को ये दोनों संस्था को मर्ज कर दी है। और यही संस्था जो है भारत में जो है जनगणना का काम करता है। अब जनगणना किस आधार पर करता है, तो जनसंख्या संगठन कहता है कि आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, कितने जो हैं लोग साक्षर हैं उसके आधार पर, गांव में कितने रहते हैं, नगर में कितने रहते हैं, इसके अनुपात को कंपेयर करके जो है दिखाता है। कौन, NSSO, है ना। अब आगे देखिए कि जनसंख्या संगठन का अध्ययन हमें यह जानकारी देता है कि जनसंख्या कैसी है, यानी जनसंख्या का आकार कैसा, यानी कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना, यानी मानव विकास कितना है, यहाँ की लिटरेसी रेट कितना है, कितना जो है 0 से 14 वर्ष के लोग रहते हैं, कितना 15 से 60 के बीच के लोग जो हैं, वयस्क लोग कितने रहते हैं, और 60 से प्लस वाले कितने रहते हैं। ये जनसंख्या संगठन में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जानकारी देती है कि जनसंख्या कैसी है। आगे देखेंगे कि किन्हीं 2 क्षेत्रों की जनसंख्या का आकार में समान होने पर भी उसमें आयु, लिंग, धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा आदि के आधार पर समानता नहीं मिल सकती। अगर मान लो जनसंख्या कोई 2 क्षेत्र का, मान लेते हैं कि झारखंड और कोई छत्तीसगढ़ में जनसंख्या बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या है ना कि हो सकता है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चे ज़्यादा हों झारखंड में और छत्तीसगढ़ में जो है कम हो। एक जनसंख्या समान हो सकता है, लेकिन आयु, लिंग, धर्म आदि के आधार पर डिफरेंट हो ही जाएगा। फिर कहता है कि लिंग, धर्म, लिंग क्या है, तो महिला और पुरुष में अंतर हो सकता है महिला की जनसंख्या जो है वो क्या होगा कि अधिक होगा, पुरुष की संख्या कम होगा। तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है कि समानता नहीं मिल सकती है। फिर कहता है कि अतः जनसंख्या संरचना के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या की विशेषताएं किस प्रकार की है, यानी हर राज्य या प्रांत का ये या प्रदेश का जो जनसंख्या है उसकी विशेषता जो होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे, तो अभी आप देखेंगे कि केरल की जो है लिटरेसी रेट क्या है, 93 लमसम है या 94% है, जबकि झारखंड की लिटरेसी रेट कितना है, तो 66.41% है। तो कहीं ना कहीं साक्षरता में डिफरेंट आ गया। फिर क्या है कि झारखंड में किसी एक जाति वर्ग का जो है जनसंख्या ज़्यादा है तो दूसरा का कम है। तो इस तरह जो है जनसंख्या की जो विशेषताएं होती हैं
वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका भी अध्ययन जो है हम लोग जनसंख्या संगठन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम लोग आयु संरचना। तो आयु संरचना हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु के लोग निवास करते हैं। 0 से 14, 15 से 60 और 60 से प्लस वाले लोग निवास करते हैं। इसके अंतर्गत किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या में आयु वर्ग के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। एज स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है और उसकी विशेषता क्या है। देखिए बोल रहा है कि आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है बाल आयु वर्ग, ये है 0 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है बाल आयु वर्ग के ग्रुप में रखा गया है। वयस्क आयु वर्ग वाले को 15 से 60, इसको कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कार्यशील जनसंख्या। इसको क्या कहा जाता है? आश्रित जनसंख्या। और ये भी क्या है? आश्रित जनसंख्या। वृद्ध आयु वर्ग 60 प्लस, 60 से जितने भी अधिक हैं वो वरिष्ठ वर्ग में आएंगे और वयस्क वाले 15 से 60 में आएंगे और बाल आयु वर्ग जो है 0 से 14 वर्ष के अंतर्गत आएंगे। ये जो है आश्रित जनसंख्या है। आपसे कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है? तो आश्रित जनसंख्या। और 15 से 60 वर्ष के वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या और 60 प्लस वाले को भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन ऐसा महाद्वीप है कि 0 से 14 वर्ष के कितना परसेंट रहता है, 15 से 60 के बीच कितने परसेंट है और 60 प्लस वाले कितने हैं। तो चलिए आते हैं इसका कुछ हम लोग स्टैटिकल डेटा देखते हैं। यहाँ देखिए कि क्या है कि हम लोग सबसे पहले एशिया की बात करते हैं। 7 नंबर में देखिए एशिया में कितना है, 0 से 14 वर्ष के बच्चे कितना है। ये हालांकि 2005 की डेटा है, इसका परसेंट में दिखा रहा है कि 28% जो है 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोग जो रहते हैं। फिर क्या है कि 62% जो है कार्यशील जनसंख्या, जिसको 15 से 60 के बीच रखा जा रहा है। उसके बाद क्या है 9.2 जो है 9.2 क्या है 60 प्लस वाले। और वही यूरोप में हम देखते हैं, यूरोप में क्या है तो यूरोप में जो है 15% जो है 15.9% जो है वो 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। फिर क्या है 63 जो परसेंट हैं वो क्या है वयस्क जनसंख्या है। उसके बाद जो है ये 60 प्लस वाले जो हैं वो 20%। फिर उत्तरी अमेरिका में देख सकते हैं, फिर लैटिन अमेरिका नहीं दक्षिण अमेरिका में देख सकते हैं, ओसानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं क्या क्या जो है 0 से 14 और 15 से 60 प्लस वाले जो है जनसंख्या दिखाया गया है। फिर कहता है कि अधिक विकसित क्षेत्र में जो है 17% जो है बच्चों की संख्या है, रहना चाहिए। कितना परसेंट? बड़ा कि अधिक विकसित जो क्षेत्र हैं वहां पर 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका परसेंट कितना होना चाहिए तो 17%। और वयस्क वाले 62.9% और 60 प्लस वाले 20.1%। फिर कम विकसित क्षेत्र 30.9% जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चे। फिर 61.0% 15 से 60 वर्ष के बच्चे। फिर जो है 60 प्लस वाले जो हैं 8.1%। तो जहां पर कार्यशील जनसंख्या अधिक होगा वह देश जो है विकसित होती है। क्या होती है? विकसित। अफ्रीका में देख लीजिए, अफ्रीका में कितना है बच्चों की संख्या 0 से 14 वाला 41%। यही कारण है कि गरीबी है। उसके बाद जो है 53.4% जो है वो कार्यशील जनसंख्या को दिखा रहा है। फिर 5.7% जो है वो वयस्क जनसंख्या को दिखा रहा है। तो इस तरह जो है अगर आपको डेटा भी पूछ सकता है कि जो है यूरोप में या एशिया में जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना होगा 28%। वयस्क की कितना है तो 62%। और जो वृद्धा है 60 प्लस वाले हैं तो 9.2%। ये कम से कम एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का याद रखना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग आयु वर्ग की क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि
बाल आयु वर्ग, इस आयु वर्ग में 0 से 14 वर्ष या 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सम्मिलित होते हैं। यह आयु वर्ग अनुत्पादक होता, यानी कोई कार्य नहीं करता, उत्पादक से रिलेटेड कोई काम नहीं करता। ये खुद कैसा जनसंख्या है, तो आश्रित जनसंख्या। ये याद रखना आपको कि 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो आश्रित जनसंख्या। वो अनुत्पादक होता है, कोई भी आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब है वैसा काम जिसके करने से धन की प्राप्ति होती है। तो बच्चे जो हैं धन की प्राप्ति की क्रिया में नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए उनको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। चलिए आते हैं हम लोग वयस्क आयु वर्ग वाले में 15 से 60 वाले को समझते हैं। बोला है कि इस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। अगर इतना सा भी अगर आपको याद है तो आप जो है आयु संरचना या एज स्ट्रक्चर को अच्छा से डिफाइन कर सकते हैं। बोला है कि वयस्क आयु वर्ग जैविक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रजननशील, यानी आप समझ रहे होंगे कि जिनके अंदर जो है फर्टिलिटी होती है, बच्चे को जन्म दे सकते हैं। बोला आर्थिक रूप से सर्वाधिक क्रियाशील है, यानी जो है वैसा काम जिसके करने से धन की प्राप्ति होती है उससे जुड़े हुए होते हैं। किस तरह के आयु के वर्ग वाले, 15 से 60 वाले। फिर बोलता है कि उत्पादक तथा जनांकीय रूप में सर्वाधिक गतिशील है। उत्पादक कहने का मतलब है कि वैसा काम जिसके करने से धन, यानी मतलब वस्तु के उत्पादन करने में लगे रहते हैं, और जनांकीय रूप में भी सर्वाधिक गतिशील होते हैं। फिर कहता है कि विकसित देशों में 65.6% तथा विकासशील देशों में 56.2%। किस तरह की जनसंख्या, तो वयस्क आयु वर्ग वाले। फिर बोल रहा है अफ्रीका महाद्वीप में 51%, यहां पर कम है। तो जहां पर भी वयस्क आयु वर्ग की जो है जनसंख्या कम होगा वह जो है संघर्ष करता है ना। तथा यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक, देखिए यूरोप क्यों जो है, यूरोप महाद्वीप की जो है मैक्सिमम देश क्यों डेवलप है, तो इसका कारण है वयस्क आयु वर्ग के जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। काम करने वालों की संख्या अधिक है, कार्यशील जनसंख्या अधिक है। इसी तरह एशिया में देखिए कितना है, 56.6% है, जबकि देखिए यूरोप में कितना है, 64 है। तो यही कारण है कि एशिया के मुकाबले में वो यूरोप जो है काफी विकसित है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का दिखाया गया है 64.6। तो उत्तरी अमेरिका, यही कारण है कि जनसंख्या भी कम है और साथ ही साथ वहां की कार्यशील जनसंख्या ज्यादा दिखा रहा है। फिर देखते हैं हम लोग वृद्ध आयु वर्ग के, यानी ओल्ड एज ग्रुप में देखते हैं। इस आयु वर्ग में सामान्यतः 60 या 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सम्मिलित किए जाते हैं। ये एकदम दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी अपने बाल बच्चे पर निर्भर होते हैं, काम नहीं करते हैं, ये अनुत्पादक क्षेत्र में आते हैं। ये सरकार के लिए बोझ भी है, सरकार इनको पेंशन देती है, खर्च उठाती है। बड़ा इस आयु वर्ग के लोग वृद्ध, बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक कहे जाते हैं। इस आयु वर्ग में सामान्य रूप से कुछ महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। अच्छा, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि कहता है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की जो उम्र होती है वो अधिक होता है। पुरुष जो है महिलाओं से पहले मर जाता है और महिलाएं जो है, यानी उसका जीवन प्रत्याशा जो है वो अधिक होती है। यही कारण है कि इस आयु वर्ग में जो है महिलाओं की जो संख्या होती है वो अधिक रहती है। लेकिन कहता है कि यह अनुत्पादक है, ये कोई कार्य नहीं करता, उत्पादन से रिलेटेड कोई कार्य नहीं करता है। ये बड़ा अप्रजननकारी है, ये जो है बच्चों को जन्म देने में असमर्थ होते हैं इस उम्र के लोग। फिर क्या है कि चूंकि विश्व में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है। अभी हमने तुरंत कहा कि महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इस आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। 60 प्लस हो जाने के बाद पुरुषों का जो मृत्यु दर है अधिक है महिलाओं की अपेक्षा, ये याद रखना।
अब आगे हम लोग आते हैं लिंगानुपात। ये चैप्टर से ये क्वेश्चन तो आपको आता है कि लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो बोलता है लिंगानुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल स्त्रियों और पुरुषों की अनुपात को दिखाता है। क्या बोल रहा है, लिंगानुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्ग की कुल स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अब बोल रहा है कि विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर औसत लिंगानुपात 984 है। विश्व का बात किया जाए, पूरा विश्व में 1000 पुरुषों में अगर महिलाओं की कंपेयर किया जाए तो 984 है, यानी महिलाओं की संख्या क्या है, कम है पुरुषों की अपेक्षा। हम लोग भारत को देखते हैं कि भारत में 1000 पुरुषों में लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। ये 2011 की सेंसस के आधार पर जो है, और मैंने बताया कि सेंसस कौन करता है, तो NSSO करता है, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सेंसस करता है। ये 2011 के सेंसस के आधार पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंगानुपात 100 महिलाओं पर की जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका जो है अपने जो है देश की लिंगानुपात किस आधार पर मापती है, तो 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। और जिन देशों में महिलाओं की संख्या अगर अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा, तो वह देश विकसित कहलाती है। अब यहाँ देखिए बोलता है कि महाद्वीप लिंगानुपात जो है आधार महाद्वीप के आधार पर दिखाया गया है। इस डेटा को भी देखिए, कहता है कि यूरोप में जो है 1000 पुरुष में 1051 महिलाएं हैं। देखिए यूरोप क्यों डेवलप है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है। फिर उत्तरी अमेरिका में देखिए 1050 है, यानी 1000 पुरुष में 1050 महिलाएं हैं। अफ्रीका में देखिए 1017 है। फिर क्या है कि दक्षिण अमेरिका में 995। आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहां पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो होगा यूरोप। दक्षिण अमेरिका में देखिए 995। ऑस्ट्रेलिया यानी ओशानिया में देखिए कि 983। एशिया में कितना है, तो 960। सबसे जो है अगर कम है कहीं लिंगानुपात स्त्री का तो है एशिया। और विश्व का औसत तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि 984, 1000 पुरुष में 984 जो है क्या है, महिला है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मैप में देखते हैं, मैप में देखते हैं कि जो है ये देखिए यूरोप है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटविया। लैटविया कहाँ है, तो नॉर्वे देख रहे हैं ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद इस्टोनिया, उसके बाद है लैटविया। लैटविया का जो है 1000 पुरुष में कितना है, 1187 महिला। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात कहीं है तो है लैटविया, जो ये है यूरोप। यूरोप के उत्तर पूर्वी इसको कह सकते हैं। यूरोप के उत्तर पूर्वी में एक देश है जिसका नाम है लैटविया, और यहाँ के जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में 1187 महिला है। ये आपको दिखाने के लिए बोल सकता है कि लैटविया कहाँ है, किस महाद्वीप में है, तो वह यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में। चलिए आगे आते हैं हम लोग। हालांकि अभी यूरोप में सबसे ज़्यादा दिखाया था 1000, कितना बता रहा है, 50 या 51। 1000 देखिए यहाँ पर कितना, यूरोप का जो है 1051। अब यूरोप में भी सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो क्या, कौन सा देश का है, लैटविया। कितना, 1187, ये याद रखेंगे। फिर आते हैं हम लोग कि लिंगा अनुपात का जो स्वरूप है यानी वितरण का प्रतिरूप है क्या है। विश्व के समस्त देशों को निम्न 4 वर्गों में रखा जा सकता है। बड़ा अति उच्च लिंगानुपात वाले देश, सबसे ज्यादा लिंग जो उच्च है किसमें है, बोलता है कि जिनमें प्रति 100 महिलाओं पर 105 पुरुष मिलते हैं, उसको जो है अति उच्च लिंगानुपात कहा जाता है। जहां महिलाओं की संख्या अधिक है उसी को अति उच्च लिंगानुपात कहेंगे। यानी नहीं, 100 महिलाओं में पुरुषों की संख्या कितना है, 105। फिर बोल रहा है कि पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी यूरोप में सभी देश में पूर्व सोवियत संघ में भी जो है 100 महिलाओं में 105 पुरुष देखने को मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका, कनाडा तथा यूएस, जहां
पुरुषों की संख्या अगर अधिक हो महिलाओं की अपेक्षा तो उसको अति उच्च लिंगानुपात कहा जाता है। फिर आगे आते हैं हम लोग उच्च लिंगानुपात वाले, वो था अति उच्च, अब ये दूसरा में क्या है उच्च। यहां बोला है विश्व के वे राष्ट्र सम्मिलित हैं जिनमें प्रति 100 महिलाओं में 98 से 100 पुरुष मिलते हैं। 100 महिलाओं में कितने? 98 से 100 पुरुष मिलते हैं। बोला इसमें कौन कौन शामिल है? तो दक्षिण यूरोप। दक्षिण यूरोप का मतलब क्या है? दक्षिण यूरोप का मतलब है कि मान लेते हैं ये यूरोप है, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, है ना, और ये हो गया दक्षिण। ये वाला भाग जो है जो भूमध्य सागर से सटा हुआ वाला है उसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण यूरोप। अब यहाँ पर क्या कहता है? फिर उत्तरी यूरोप अधिकांश देश जो हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लैटिन अमेरिका के कुछ देश, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया, अधिकांश देश इसके अंतर्गत आता है। किसमें? 100 महिलाओं में 98 से 100 के बीच जो है पुरुष होता है। आगे देखिए मध्य लिंग अनुपात वाले देश क्या हैं? जिनमें 100 महिलाओं पर 96 पुरुष मिलते हैं। पूर्वी एशिया में चीन, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया आदि इन देशों का विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक जन्म दर रहती है। इन देशों में जन्म दर अधिक रहती है। फिर क्या है कि न्यूनतम लिंग अनुपात जिनमें प्रति 100 महिलाओं में 95 से कम पुरुष मिलते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया अधिकांश राष्ट्र जो हैं जैसे अफ्रीका के लीबिया में या अंगोला में, ये जो है कि 100 महिलाओं पर जो है 95 से कम पुरुष मिलते हैं, यानी महिलाओं की संख्या वहाँ अधिक है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है 2015 के डेटा के हिसाब से क्या है। अफ्रीका में 100 महिलाओं में 100.1 जो है पुरुष है। एशिया में 104 है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा दिख रहा है। यूरोप में देखिए 93, देख रहे हैं यहाँ पुरुषों की संख्या कम है। यही कारण है कि यूरोप के मैक्सिमम देश जो है क्या है? डेवलप है। महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों की संख्या क्या है? कम है। फिर क्या है? उत्तरी अमेरिका में 96, दक्षिणी अमेरिका में 97, ऑस्ट्रेलिया में 100 और ओसानिया में 100। तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा है तो है एशिया, और यही कारण है कि एशिया में जनसंख्या क्या है? अधिक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ देखेंगे साक्षरता लिटरेसी क्या है। बोल रहा है कि किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। जितना लोग पढ़े लिखे होंगे, यानी उसको बोलेंगे मानव पूंजी होगा, वह देश जो है क्या होगा? अधिक विकास किया हुआ रहता है। बोल रहा है कि क्योंकि इसमें रहन सहन का स्तर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति जो है वो ठीक ठाक रहती है जहाँ लोग पढ़े लिखे रहते हैं। फिर बोल रहा है शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। जितना ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट कोई देश में होता है या प्रांत में होता है, राज्य में होता है, उसके मतलब है कि वहाँ की जो स्थानीय सरकार है उस राज्य के लिए नीति अच्छा बनाया होगा। जहाँ पर लिटरेसी रेट अधिक हो, महिलाओं की सामाजिक स्थिति ठीक हो, शैक्षणिक सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, तो समझ जाना कि वह देश की जो उस राज्य की जो सरकार है उसकी नीति जनता के लिए अच्छी है। बड़े सरल शब्दों में 7 वर्ष से अधिक वह व्यक्ति जो लिखना पढ़ना या समझना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं या कहलाता है। 7 वर्ष से अधिक का वह व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर कहलाता है, पढ़ा लिखा कहलाता है। विश्व के प्रमुख देशों में साक्षरता की स्थिति क्या है? बोल रहे हैं कि देश के भीतर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों या समुदायों की शिक्षा तथा साक्षरता में अंतर पाया जाता है। अब देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा जो है नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि लिटरेसी रेट जो है या साक्षरता दर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में हर तरह की व्यवस्था पाई जाती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। फिर क्या है कि पुरुष स्त्री वर्ग में भी अंतर पाया जाता है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समुदाय,
फिर बोल रहा है विभिन्न व्यापारिक समूह, ये सारे जो हैं विश्व के प्रमुख देशों में साक्षरता की स्थिति है। अब यहाँ बोल रहा है कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, बोल रहा है कि अगर पूंजीवादी देश हो तो वहाँ जो है लिटरेसी रेट क्या होता है, वो अधिक होता है। लिटरेसी रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। समाजवादी में थोड़ा जो है पूंजीवादी की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। मिश्रितवादी इससे भी नीचे हो चला जाता है। अच्छा देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, एडम स्मिथ। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। और मिश्रित का है जॉन मेनार्ड किन्स, ये जानना है। फिर बोल रहा है कि जीवन स्तर भी बहुत मायने रखता है। लिटरेसी रेट अगर जिसका अच्छा है, जिस प्रांत का, जिस देश का, वहाँ का जो लोगों का जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, थोड़ा ठीक ठाक रहता है। प्रावधिक विकास का कहने का मतलब है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। जहाँ पर जो है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण होता है वहाँ, या शहरीकरण होता है, तो वहाँ की जो जनसंख्या होती है या लिटरेसी रेट जो होता है अच्छा खासा होता है। समाज में स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी होती है जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं। जाति संरचना में विश्वास नहीं करते हैं जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं। फिर बोले जनसंख्या की शहरी एवं ग्रामीण संरचना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप लोग देखिए। धन्यवाद।